बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 29 मई है। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम खबरों पर मैं बात करूंगा। एक तो पाकिस्तान में आला अदालतें, मुख्तलिफ अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, अदालतें अब उन केसेस का फ़ैसला सुनाने जा रही हैं और ऐन वो वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इन केसेस का फ़ैसला सुनाया जाना है, हुकूमत ने ऐलान जंग कर दिया है, उन जजेस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है जो ये फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। और इस अहम तरीन डेवलपमेंट से मंजरनामा बदल गया। लगता यह है कि अब सिर्फ एक लड़ाई है जिसका हमें सामना होगा, जो हम देख रहे होंगे मंजरनामे पर, और शहर इक़्तिदार की तरफ अब लगता यह है कि एक सियासी तूफ़ान जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए मेरे ख़्याल में एक बहुत ही बुरी खबर है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ इजलास था मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का। सबको मालूम था कि वहाँ पर इंतखाब होना है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, उनको सदर बना दिया जाएगा। अब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आए थे चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। उनका वो प्लान जो है 8 फरवरी को ख़राब कर दिया पाकिस्तान के अवाम ने। वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं बन सके, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के सदर जो हैं वो बन गए हैं। उसका तरीक़ाकार भी बड़ा दिलचस्प था। और फिर जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में मेरा ख़्याल है कि एक बहुत ही बुरी खबर है जो मुस्लिम लीग नून को अब उसके लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए। अच्छा, पहले जो आगाज़ में एक ख़बर जो इस हवाले से चली कि मुस्लिम लीग नून के इस जो जनरल काउंसिल का इजलास था, इसमें हुआ क्या, किस तरीके से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का इंतखाब कैसे हुआ, वो बड़ा दिलचस्प मामला है। इसके लिए जो ख़बर है वो ये चली कि 6 साल बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर पार्टी के सदर बन गए। शहबाज शरीफ ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद नए चुनाव के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज़ शरीफ के 8 कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए। नवाज़ शरीफ के चारों सूबों से अलग अलग कागज़ात नामज़दगी, यानी तमाम कागज़ात जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ही जमा हुए थे। मियाँ साहब का मुकाबला मियाँ साहब से ही था और फिर पता चला कि मियाँ साहब जो हैं वो अपने ही हक़ में दस्तबरदार हो गए। 7 जो है और वो फिर वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए। सदर बशीर मेमन ने, खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मकाम ने, बलूचिस्तान से जो है वो सरदार याकूब ने नवाज़ शरीफ के कागज़ात जमा करवाए, आज़ाद कश्मीर से भी जमा हो गए, बाकी जगहों से भी 10 से 12 बजे तक का जो है वो टाइम था कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का। फिर उनकी स्क्रूटनी जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने की और 2 बजे तक जो है वो उनकी जाँच हुई। जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, तजवीज़ कुनंदगान और तायद कुनंदगान को तलब किया गया और उनसे उनके सामने बिठाकर कहा कि ज़रा चेक कर ले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के कागज़, और वो फिर कागज़ात मंजूर हो गए और सारे ही कागज़ात मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के थे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। फिर वो जनरल काउंसिल का इजलास हुआ और वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने खिताब किया, और वो खिताब जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है उसको सुने तो लगता ये है कि जैसे 2017 के बाद जो घड़ियाल की सुइयां हैं उन्होंने चलना छोड़ दिया था, सूरज ने उफ़क़ पर उगना छोड़ दिया था, तुलू और ग़ुरूब आफ़ताब जो है वो होना बंद हो गया था। पाकिस्तान में माओं ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिए थे, वक्त थम गया था, सुइयां साक़ित थी और उस दौरान बच्चे जवान नहीं हो रहे थे, जवान बूढ़े नहीं हो रहे थे, और पुलों के नीचे जो है वो पानी थम गया था। क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की अगर आप तकरीर सुने तो वो रिपीट टेलीकास्ट है, वो वही तकरीर है जो वो 2017 से करते आ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। अलबत्ता उन्होंने अपनी जो FIR है वो तब्दील कर दी है। पहले वो ये कहते थे कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने निकाला, फैज़ हमीद ने निकाला, उनके नाम लेते थे, और साकिब निसार को वो आला कार कहते थे। अब वो जो FIR है वो शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब की सिफारिश के ऊपर, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सिफारिश पर उन्होंने FIR तब्दील कर लिया। अब वो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं सिर्फ साकिब निसार साहब को। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये वो बात है जो उन्होंने पाकिस्तान वापस आने के बाद 21 अक्टूबर को जब वो लाहौर पहुँचे वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया। वहाँ आने से पहले जो लंदन से वो ख़िताब करते रहे वो भी यही ख़िताब था, यही गुफ्तगू थी, और वो अपना दुखड़ा सुना रहे थे कि ये सब कुछ हुआ। अब हैरान कुन बात यह, मुस्लिम लीग नून के लिए परेशान कुन बात यह है कि ये वो तकारीर हैं, ये वो बयानिया है, ये वो गुफ्तगू है जिसको पाकिस्तान के अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं, लाइक इट और नॉट।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बातें हो सकता है कि दुरुस्त हों, मान ली जाएं कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने इस बयानिए के ऊपर, इस गुफ्तगू के ऊपर वोट नहीं डाला। तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बड़ी भरपूर किस्म की एक ऐसी खबर है, बुरी खबर है, जिस पे उनको तशवीश होनी चाहिए। बड़े दिन थे, अभी 10 दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यही खिताब किया था, जिस वक्त लाहौर में एक और इजलास हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ को जो है वो बना दिया गया था अबूरी सदर, कायम मकाम सदर, और ये कहा गया था कि 28 तारीख को, 28 मई को इलेक्शन होगा। तो तैयारी के लिए बड़ा वक्त था, मशवरा करते इरफान सदीकी से, कुछ चिटें लिखते और एक नई किस्म की तकरीर करते, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो पाकिस्तान के अवाम से, यूथ से ख़ास तौर पर कनेक्ट कर सकें। मियाँ साहब जब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आउट हुए, उसके बाद से तकरीबन 3-4 करोड़ यंग वोटर जो है वो पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में ऐड हो चुका है, और वो इन वाक़यात के और इन सवालात के जवाब नहीं ढूंढ रहा, वो ये पूछ रहा है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से उसकी चार्जशीट ये है कि आप चले तो गए थे, जो कुछ हुआ उसका तो उन्हें नहीं पता। वो ये पूछना चाहते हैं कि 2022 में आप इक़्तिदार में आ गए, आप इक़्तिदार में किस तरीके से आए, आप पाकिस्तान से किस तरीके से गए थे, वो जो फ्लैट्स हैं जिनमें आप रह रहे थे वो किसके हैं फ्लैट्स, उसकी मनी ट्रेल कहाँ है, वो प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी, आपको निकाला, गलत निकाला। वो ये कहते हैं कि आपको अगर तनख्वाह ना लेने पर निकाला, अकामे पर निकाला, तो आपको तो निकाला जाना चाहिए था उन फ्लैट्स और उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और उन वो जो आपके आमदन से ज़ायद आपके असासे हैं उन पर निकाला जाना चाहिए था। फिर वो ये सवाल भी करते हैं कि 25 मई को क्या हुआ, जब आप इक़्तिदार में आ गए, उसके बाद जो आपने वादे किए थे कि महंगाई ख़त्म कर देंगे, तो महंगाई तो उससे 2-2.5 गुना जो है वो ज़्यादा हो गई। रुपए की कदर कितनी कम हुई, डॉलर की कीमत कहाँ पर है, पेट्रोल की कीमत कहाँ पर है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब वो चाहते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, तो क्या आप जिस वक्त से इक़्तिदार में आए, पीडीएम सीज़न 1 और उसके बाद अब पीडीएम सीज़न 2, तो क्या अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही पाकिस्तान में? क्या कोई सियासी नौइयत का मुकदमा नहीं है? क्या तमाम जो हालात हैं वो बड़े बेहतरीन हो गए हैं, जमहूरी असूलों के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जा रहा है? ये वो सवालात हैं जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहे, और ये नून लीग के लिए बुरी खबर इस वजह से है कि ये तो फिर नहीं चलेगा, ये कंपनी जो है वो इस तरीके से नहीं चल सकती। बिफोर आई कम टू द पॉइंट कि जहाँ पर हुकूमत जो है वो अब टेक ऑन करने जा रही है उन जजेस को जिनके पास इमरान खान के केसेस हैं, इसी ज़मन में जो है वो मैं एक वाक़या जो है वो आपको सुना देता हूँ कि जब 2016 या 17 की बात थी और पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कोई वाक़या हुआ था अमन अमा के हवाले से, और मुतालबा किया था कि इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो आएँ और सेनेट अरकान को इसके हवाले से ब्रीफिंग दें। अब चौधरी निसार को जो लोग जानते हैं उनका स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ था। वो ये समझते थे कि मैं जाऊँगा, मेरे ऊपर जुमले कसे जाएंगे, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया आने से। जब वो नहीं आए तो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट कर दिया सेशन का, और फिर वो उन्होंने कहा कि फ़ैसला किया कि सेनेट के हॉल के बजाय जो पार्लियामेंट हाउस का गेट नंबर 1 है उसके बाहर लॉन में जो है वो एक तंबू लगाएंगे और उस तंबू के नीचे बैठकर अपना एक इजलास जो है वो करेंगे। और वहाँ पर वो सेनेटर सारे इकट्ठे हो गए। मीडिया क्योंकि बाहर उनका एक्सेस होता है, हम लोग सारे वहाँ पर मौजूद होते थे, सेटिंग्स होती थी, कभी कोई नुक्ता एतराज़ पर बात कर रहा है, चौधरी एतजाज़ अहसन बात कर रहे हैं, दीगर लोग बात कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट ऐसा आया कि रोस्ट्रम लग गया और उसके इर्द गिर्द माइक रखे होते थे, तो मौला बख्श चांडियो साहब जो हैं उनको तकरीर का मौका मिला। वो आए और उन्होंने कहा कि ये जो सेनेट का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान, इनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। और वो वाक़या कुछ यूँ था, उन्होंने कहा कि एक शख्स था, बड़ा शराबी था, और उसका ये दावा था कि वो दुनिया के हर शराब के ब्रांड का बता सकता है कि ये कौन सा ब्रांड है। तो एक दिन दोस्तों ने फ़ैसला किया कि हम इसका इम्तिहान लेते हैं कि इसको पता चलता है कि कौन सा ब्रांड है या नहीं। तो उन्होंने उसको जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की शराब जो है वो पिलानी शुरू कर दी। वो एक पीता था, पहचान जाता था, वो दूसरा शराब का गिलास पीता था, वो भी पहचान जाता था। तो दोस्त तंग आ गए, उसको जब 50-60 गिलास पिला ली और हर एक का उसने बता दिया कि ये कौन सा ब्रांड है, तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसको और मुश्किल में डालते हैं। और वो थोड़ा सा नशे की हालत में भी था, उन्होंने उसके सामने एक पानी का गिलास रख दिया। अब वो पानी का गिलास पिया उस बंदे ने, उसके बाद उसने कहा कि ये तो नहीं मैं बता सकता कि ये किस कंपनी की शराब है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कंपनी चलेगी नहीं।
تو میاں محمد نواز شریف کی جو تقریر ہے، اگر یہ تقریر بھی یہی رکھنی ہے، بیانیہ بھی یہی رکھنا ہے، گفتگو بھی یہی کرنی ہے، سوالوں کے جواب بھی نہیں دینے، پاکستان کی یوتھ کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اس منجن اور اس چورن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر لگتا ہی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ کم از کم ایسے نہیں چل سکتی۔ اب آتے ہیں کہ اس خبر کی طرف جو اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ منظرنامے پر بڑی ہلچل مچائے گی۔ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بھی خطاب کیا۔ اب ان کا جو خطاب ہے وہ اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے جو ٹویٹ ہوا 1971 کے واقعات کے حوالے سے، شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے، بنگلہ دیش جو بنا سقوط ڈھاکہ ہوا ان واقعات کے حوالے سے۔ اب ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس حوالے سے مختلف رہا ہے۔ جو موقف جو ہے وہ اس ٹویٹ میں ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ریزن سے کیا ہے۔ وہ پولیٹیکل ریزن جو ہیں ان کی وجہ سے کیا جانے والا ٹویٹ جو ہے اس نے کام بڑا خراب کر دیا، اور وہ ٹویٹ سے پہلے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے، عمران خان بتائیں ہمارے سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں، ان کا وفد ہمیں بتائے، یہ لوگ ہمیں بتائیں، ہم خود آنے کے لیے راضی ہیں۔ لیکن اب منظرنامہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ ان ججز کو باقاعدہ جو یہ فیصلے سنانے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے اہم مقدمات ہیں جن کے فیصلے اگلے چند روز میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جانا ہے، سائفر کیس کا فیصلہ بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ اشاریہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو سزا ہے وہ شاید نہ ٹک پائے، عدت کیس کا فیصلہ آنا ہے وہ بھی نہ ٹک پائے ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ القادر ٹرسٹ والے معاملات جو ہیں ان میں آپ کو تیزی نظر آ رہی ہے۔ حکومت پنجاب کی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نیا مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس میں شہباز شریف نے جو وہاں پر تقریر کی، اس تقریر میں باقاعدہ اور ڈائریکٹ پیغامات ہیں، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شہباز شریف نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ عمران نیازی جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اچھا، آپ اگر عمران خان کا نام اپنے ذہن سے ہٹا دیں اور اس گفتگو کو سنیں تو ایسا لگتا ہی ہے کہ اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں عمران نیازی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ویڈیو آج اگر سکرین پر چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افسروں اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے بارے میں جو آپ نے زہر اگلا تھا، اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو کی ہے پاکستان میں، اور شہباز شریف صاحب نے حوالہ دیا کہ لندن میں بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو پاکستان کی فوج اور افسروں اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے بارے میں، اور عمران خان کی گفتگو ظاہر ہے کہ کا کانٹیکسٹ اور میاں محمد نواز شریف کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں بھی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کاٹ دیتا۔ عمران نیازی چہرہ آپ کا مکروہ چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ جو ایجیکٹیوز کا استعمال ہے جو اس میں صفت استعمال کر رہے ہیں شہباز شریف، یہ بتاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک آن، آپ کو جو ہے وہ بڑا سخت قسم کی جو ہے وہ میسیجنگ کرنی ہے اس کے حوالے سے۔ پھر کہتے ہیں شہباز شریف جو ہے کہ میں اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے نواز شریف کی قیادت میں دن رات کام کریں گے۔ آج عمران نیازی تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو، ان کے خاندانوں کو بدنام کرتے ہو، ویڈیو چلواتے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا؟ انہوں نے شہادتیں دی، انہوں نے اپنی بیویوں، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں لیکن لاکھوں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قیادت کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دیں، آج تم ان کے خلاف زہر اگلتے ہو۔ میں اتنا کہتا ہوں عدلیہ سے، عدالت عظمیٰ سے، کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں، جج ہیں، قاضی ہیں، اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو پھر نہ کوئی جج ہوگا، نہ کوئی سیاستدان ہوگا اور نہ کوئی اور ہوگا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ ججز، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں،
यानी इमरान खान के ऊपर मुकदमात या वो मुकदमात जिनके फैसले आने हैं वो चंद जजेस के पास हैं, ज़ाहिर है कि तमाम जजेस के पास नहीं है, या वो जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है एग्जीक्यूटिव की मदाखलत का बताया है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, ये उन जजेस के बारे में बात हो रही है। गिनना मुश्किल नहीं है किस किस के पास इमरान खान के मुकदमात हैं, जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं या बगावत के मुकदमात हैं या गद्दारी के मुकदमात हैं, तोशा खाना वाला मुकदमा उसके मामले के ऊपर, फिर ये इनको काली भेड़ें करार दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, विच मीन्स कि जो इस वक्त हुकूमत है उसने बाकायदा ये तय कर लिया है कि टेक ऑन करना है उन जजेस को, और ये भी कहा गया है कि आप पाकिस्तानियत जो है उसके ऊपर क्वेश्चन डाल दिया है शहबाज शरीफ ने। फिर वो ये कहते हैं कि मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाज़ी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाज़ी ने चोरी किए। उसने ख़जाने में डालने के बजाय दूसरे ख़जाने में पैसे डाले। वो खाना काबा की घड़ी का वो अक्स, करोड़ों रुपए की घड़ी, वो इमरान नियाज़ी ने चोरी की, उसने बाज़ार में बेची, वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बेची। वो इस तरह वो ज़मीन जो दूसरों ने ली वो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नहीं ली, वो इमरान नियाज़ी ने ली। आज मैं उन जजेस की खिदमत में ये बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई कई साल ज़मानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इनको ज़मानत पर रिहा करके इसके तमाम जराइम ख़त्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ इमरान नियाज़ी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव से रोंदेंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अब शहबाज शरीफ ने जो है वो ज़मानत वाले मामलात, उस पर एक फरमाइश जो है वो रख दी है सामने कि कई कई साल ज़मानतें नहीं होती थी नवाज शरीफ के ज़माने में, तो अब शायद वो ये चाहते हैं कि अभी भी ज़मानतें ना हों। और उन्होंने मशवरों का तज़किरा किया है कि मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको ज़मानत पर रिहा करके इसके तमाम जराइम ख़त्म कर दिए जाएँ। तो शहबाज शरीफ साहब की इन्फॉर्मेशन या शहबाज शरीफ को इन्फॉर्मेशन देने वालों की इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक लगता ये है कि इमरान खान के ज़मानतें और केसेस जो हैं वो उसमें एक्वेट होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ जो हैं उनका लब व लहजा और उनकी गुफ्तगू इस किस्म की नज़र आती है। अब इस सारे कज़िये में मामला ये है कि चाहे ये तोशा खाना वाले मामलात हों, चाहे अलकादिर ट्रस्ट वाला केस हो, इन तमाम में ज़ाहिर है कि एक पहलू मौजूद है कि आप सवाल कर सकते हैं, इस मुकदमे को बड़ा स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल तोशा खाना का मामला है, अगर तोशा खाना में पिक करके इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है और उसकी वैल्यू लगवाने वाला उनका मिलिट्री सेक्रेटरी, उनके कैबिनेट के सेक्रेटरी जो तोशा खाना के सारे मामलात देखते हैं, इमरान खान ने ख़ुद जाकर बाज़ार में तो घड़ी नहीं बेची, उनमें से किसी को सज़ाएं नहीं होती कि आपने वैल्यू गलत कैसे लगाई, आपने ये कैसे होने दिया, आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया। इस तमाम मामले के ऊपर तादीबी कार्रवाई अगर उनमें से किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हुई और आप सिर्फ पिक करके इमरान खान को, या फॉर दैट मैटर ये पूरा केस है कि पंजाब हुकूमत में, पंजाब में ख़ास तौर पे जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होते थे, या इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होते थे, जिनको DPO लगाया जाता था, RPO लगाया जाता था, DC लगाया जाता था, वो करोड़ों रुपए में, 2 या 3 करोड़ रुपए में ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुआ करती थी। अब इसमें बहुत अहम सवाल ये है कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान ने 2 साल से ज़ायद हो चुके हुकूमत है, PDM का सीज़न 1 देखा, कंटिन्यूएशन थी जो निगरान हुकूमत है, और अब फिर उनकी हुकूमत है शहबाज शरीफ की, PDM की हुकूमत है। तो वो ये सवाल का जवाब लोग ज़ाहिर है कि ये पूछना चाहेंगे कि उनमें से जो 3 करोड़ रुपए देने वाला था, जिसने देकर एक पोस्टिंग ली और फिर उस पोस्टिंग लेने के बाद ज़ाहिर है कि जब वो 3 करोड़ रुपए दे के उसने पोस्टिंग ली तो उसने करप्शन करनी होगी ना, पैसा बनाना होगा। उनमें से कितने लोगों को आपने सज़ा दी, कितने लोगों को आपने डिसमिस किया सर्विस से, जब आपने किसी को नहीं किया। और फिर ये तमाम बातें करने वाले, तोशा खाना की बात करने वाले, अलकादिर की बात करने वाले, ये वो लोग हैं जिनके अपने ऊपर कितने मुकदमात हैं और ऐसे ऐसे केसेस हैं। यानी वो जो प्रॉपर्टी है, सबको मालूम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे वहाँ पर रहते हैं, मियां साहब वहाँ पर वक्त गुजार कर आए हैं, उसका जवाब शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। वो प्रॉपर्टी कैसे है, वो किस तरीके से बनी थी।
تو جو یہ ساری گفتگو یا یہ نیریٹو سامنے رکھنے والے ہیں ان کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر، ساکھ کے اوپر، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، وہ ٹی ٹیز کے سکینڈلز، وہ مقصود چپڑاسی، وہ اکاؤنٹس، ان کا جواب جب نہیں دے سکے تو پھر آپ کیسے بیانیہ بنا پائیں گے، آپ کیسے اس سارے معاملے پر؟ تو یہ وہ سوالات ہیں. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹیک آن کرنا ہے، اور ان ججز کو ٹیک آن کرنا ہے جنہوں نے خط لکھا، ان ججز کو ٹیک آن کرنا ہے جن کے پاس مقدمات ہیں. یہ منظرنامہ لگتا یہ ہے کہ اب ایک نیا سیاسی طوفان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے شہر اقتدار کی طرف، اور اگلے دنوں میں، اگلے چند دنوں میں جب یہ فیصلے آنا شروع ہوں گے عدالتوں سے، تو حکومت اس سارے معاملے کے اوپر کیا کرتی ہے، دیٹ ول آلسو ڈٹرمن اے لاٹ آف تھنگس. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.